नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में 5वें चरण में 60.48% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76.05% वोट पड़े। वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम 54.33% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 57.79% वोट डाले गए। वहीं झारखंड में 63.09%, बिहार में 5वें चरण में 54.85%, वहीं लद्दाख में सबसे ज्यादा 69.62% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 58.17% वोट डाले गए। ओडिशा में 69.34% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। इस दौरान बीते दिन 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। 5वें चरण में 60.48% मतदान हुआ। आपको बता दें कि 8 राज्यों की 49 सीट्स पर वोटिंग हुई बीते दिन। ऐसे में देश भर में जो मतदान प्रतिशत रहा वो 60.48% रहा। धीरे धीरे वक्त के साथ ये चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। 5 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से धीरे धीरे वक्त के साथ ये चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर अब आगे बढ़ रहा है, 5वें चरण के लिए भी बीते दिन मतदान संपन्न हुआ और जो मतदान प्रतिशत रहा, अगर देश भर की बात करूं, क्योंकि 8 राज्यों की 49 सीट्स पर वोटिंग हुई, तो देश भर में जो मतदान प्रतिशत रहा वो 60.48% रहा। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो 57.79% वोट पड़े, जो कि पिछले बार से यानी चौथे चरण से कम है। किस तरह से देखें इस मतदान प्रतिशत को? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से पहले चरण के मतदान की वोटिंग करीब 60% के ऊपर रही और धीरे धीरे जैसे चरण आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत जो रिस्पांस आना था वह घटता चला गया। तो इससे कहीं ना कहीं यह चिंता का भी विषय है। और बात करें अगर कल 14 सीटों पर जो मतदान हुआ 5वें चरण का, उसमें करीब 58% वोट पड़े और सबसे खराब ठीक है, मोहम्मद आसिफ की आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में 8 राज्यों की 49 सीट्स पर वोटिंग हुई। इस दौरान 5वें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। पूरे देश भर के अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 60% वोटिंग देखने को मिली। 60.48% मतदान हुआ। वही अमेठी से संजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और इसी के साथ धीरे धीरे वक्त के साथ अपने अंतिम दौर की ओर, अपने अंतिम चरण की ओर ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। अगर बात करूं मतदान प्रतिशत की तो उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत 57.79% रहा, जो कि चौथे चरण से कम है 1%। किस तरह से देखें इस मतदान प्रतिशत को? रिया जी, आपको बता दें जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार 100% मतदान करने की कवायद में जुटा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो कल की जो मतदान का डेट था 20 तारीख 5वें चरण का, वहां पर अत्यधिक गर्मी होने के कारण और देखा यह जाए कि कुछ लोग बाहर भी थे और खासकर से कुछ कमियां जो है जिला प्रशासन की भी देखने को मिली, क्योंकि जिन बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं छूटना चाहिए, ऐसे में जो बीएलओ हैं उन्होंने जिम्मेदारी से शायद पूर्ण काम नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जिनको अपने मतदान बूथ से वापस लौटना पड़ा। तो देखा यह जाए कि अमेठी में टोटल जो है वो 54.17 पॉइंट मतदान हुआ है। अगर अमेठी के 5 विधानसभा की बात करें तो गौरीगंज में 55.16% मतदान हुआ है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में 51.43% मतदान हुआ है और तिलोई की बात करें तो वहां पर 56.47% मतदान हुआ है और जगदीशपुर में 53.2% मतदान हुआ है। सलोन में 54.66% मतदान हुआ है। तो देखा यह जाए कि कमियां कहीं ना कहीं अंदर से ही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं,
जिन बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई थी कि हर घर जाकर वो सत्यापन करेंगे, हर लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये कमियां देखने को मिली। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो अत्यधिक गर्मी थी, सुबह जब 7 बजे मतदान केंद्र के 0 ग्राउंड फ्लोर में पहुंचा तो वहां पर देखा एक बार जो वोटर थे वो तो लगातार जो है बूथ पर पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत हाई था 11 बजे के बाद, यानी गर्मी एक फैक्टर रहा है इस चुनाव में। गर्मी को एक मुख्य वजह मान सकते हैं जिस वजह से जो मतदाता है वो घरों से बाहर नहीं निकले। हाँ, कहीं ना कहीं गर्मी को भी मान सकते हैं। और दूसरी बात हमने कहा कि जिला प्रशासन की भी कहीं यानी प्रशासन की भी लापरवाही। लेकिन जिस तरह से आपने कहा अमेठी की बात करें तो पूरे अमेठी क्षेत्र में 54% मतदान रहा। किस तरह से इसे देखें, क्योंकि 2014 की बात करें हमने देखा किस तरह से स्मृति ईरानी हारी, 2019 में वो जीत के वापस आई और अब 2024 का रण। तो जो 54% मतदान है अमेठी में, संजय किस तरह से जोड़ के देखा जाए उसे? देखा यह जाए कि 2019 का अगर चुनाव की बात करें तो वहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है दोनों पार्टियां थी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस का यह पुराना गढ़ मारा जाता है, पारंपरिक सीट मानी जाती है कांग्रेस के। यहाँ चाहे राजीव गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें, संजय गांधी की बात करें, राहुल गांधी स्वयं यहाँ से 3-3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन ऐसे में ये देखा जाए तो ये गढ़ जो है स्मृति ईरानी जो है वो 2019 में भेदने में कामयाब रही, लेकिन वो लगातार सक्रिय भी रही। लेकिन देखा यह जाए तो अब की बार जो कांग्रेस का सस्पेंस था वो 3 तारीख तक बना था। 3 मई को सुबह 9 बजे कांग्रेस ने केएल बिल्कुल समय लिया था कांग्रेस ने रणनीति बनाने के लिए, काफी समय लिया और नामांकन के आखिरी दिन नामांकन और नाम का ऐलान हुआ। इस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर पांव जमाए हैं। राहुल गांधी की बात करें वो भी जनसभा में थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त जनसभा थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। उसके बाद जो प्रियंका गांधी है वो भी जो है चुनाव प्रचार की बागडोर केएल शर्मा के संभाल के रखी थी, क्योंकि हर जगह पर नुक्कड़ सभा हो रही थी और रोड शो किया जा रहा था। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें भी दमखम पूरा लगा था, क्योंकि 2-2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा अमेठी में लग चुका था, जेपी नड्डा भी। और लास्ट वाले दिन जिस समय चुनाव प्रचार बंद होने वाला था 18 तारीख को 5 बजे, उस समय अमेठी में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे थे, तो उनका 1.5 किलोमीटर का रोड शो था, लेकिन तकरीबन 1 किलोमीटर जाने के बाद जैसे ही 5 बजा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस थी उसका फॉलो करते हुए वो रस्ते उतरे और अपनी गाड़ी से चले गए। तो देखा यह जाए कि इस बार का जो रण है कहीं ना कहीं अमेठी में जनता बनाम नेता था। तो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो अमेठी में जरूर चौंकाने वाला होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने लगातार किया, क्योंकि दोनों पार्टियां सशक्त है, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश की गई है इस जगह पर नया सांसद बनाने के लिए। या स्मृति ईरानी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि दूसरी तरफ हम अमेठी में कमल खिलाएंगे, लेकिन 4 तारीख को मतगणना है। मतगणना में ये चीजें क्लियर हो पाएंगे कि आखिर अमेठी में बिल्कुल संजय, पूरी तस्वीर जो है वो 4 जुलाई को ही साफ हो पाएगी, 4 जून को माफी चाहूंगी, कि आखिर किस तरह से जनता जो है अपना आशीर्वाद किसको देती है। संजय आप बने रहिए। रायबरेली में किस तरह से तस्वीर रही, कैसी स्थिति है मतदान के बाद, वो जानने के लिए एक बार राजू का रुख कर लेते हैं। राजू तिवारी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। राजू, जिस तरह से 5 चरण अब पूरे हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान हमने देखा बीते दिन कैसे संपन्न हुआ। यूपी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर वोटिंग थी 57.79% वोट पड़े। अगर रायबरेली की बात करूं तो रायबरेली में कितने प्रतिशत मतदान रहा? जी देखिए, मैं बता दूं रिया जी, जिस तरह से जिला प्रशासन की कवायद चल रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि 100% मतदान रायबरेली में देखने को मिलेगा। हालांकि पहले और दूसरे फेज में लोगों में उत्साह देखने को मिला और लगातार लोगों के जो निकलने का सिलसिला था वो बदस्तूर जारी रहा, लेकिन इसके बाद लोगों को निराशा हाथ लगी। एक कारण ये भी हो सकता है कि जो रायबरेली में सूरज की तपिश रही है वो 44 डिग्री तक रही है और ऐसे में कड़ाके की गर्मी रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। लेकिन साफ तौर पे बता दें कि रायबरेली में जो मतदान प्रतिशत रहा है 57.46 रहा है। हालांकि पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो उससे काफी कम मतदान हुआ है, लेकिन इस बार मतदान ज्यादा होने की बात कही जा रही थी और प्रशासन के द्वारा जो आंकड़े थे वो भी निकाले जा रहे थे कि इस बार मतदान ज्यादा हो गया, क्योंकि जन जागरूकता अभियान की जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे और लोगों को जाकर रूरल में, गांव में और कस्बों में, शहरों में, ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो ऐसे में साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो प्रशासन की मंशा थी वो प्रशासन को निराशा हाथ लगी।
हालांकि आपको बता दें कि यदा कदा ये भी रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं कि जो लोग मतदान करने गए थे उनके नाम भी वोटर लिस्ट से काटे गए। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जीरो की बात करें तो बीएलओ की जो ड्यूटी लगाई गई थी उनकी भी भूमिका निकल कर सामने आई। बता दें कि 18 से के होने के बावजूद लिस्ट में नहीं शामिल। बिल्कुल संजय, काफी निराशाजनक हो जाता है जब मतदाता अपने घर से इतनी गर्मी में बाहर निकलता है वोट डालने को लेकर, और बाद में जब उनका नाम वोटर लिस्ट में ना हो तो फिर निराश होकर मतदाता को जो है वापस लौटना पड़ता है। ये भी काफी निराशाजनक खबर है, क्योंकि सिर्फ रायबरेली में नहीं, अभी इससे पहले हमारी संजय से बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि अमेठी से भी ऐसी खबर थी जहां कई सारे ऐसे बूथ थे, पोलिंग बूथ, जहां वोटर्स लिस्ट में कई सारे वोटर्स के नाम नहीं थे। और हालांकि गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर रहा। जी, जिस तरह से गर्मी की बात करें तो गर्मी तो जरूर थी, सूरज की तपिश ज्यादा थी, लेकिन जिस तरह से जिलाधिकारी रायबरेली हर्षिता माथुर के द्वारा ये कहा गया था कि रायबरेली में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर कहीं न कहीं जन जागरूकता अभियान का काम भी किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो रायबरेली के एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी हैं उनके द्वारा भी पूरे मामले में लेकर हिस्सेदारी की गई थी और बढ़ चढ़कर पूरी सहभागिता निभाई गई थी। लेकिन साफ तौर से जो रिजल्ट आया है वो कहीं न कहीं मतदान प्रतिशत का कम है और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि जो मतदान प्रतिशत की बात कही जा रही थी उस पर खरा नहीं उतरा जिला प्रशासन। आपको ये भी बता दें कि रायबरेली का चुनाव बेहद दिलचस्प था, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रहे, तो ऐसे में देखा गया कि युवाओं में बेहद जोश और उमंग देखने को मिला। क्योंकि बिल्कुल, यानी मतदाताओं में जोश हालांकि देखने को मिला, लेकिन गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही। वही कई सारे मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिस वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। संजय और राजू, आप दोनों बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। शराब नीति घोटाले मामले में यह अहम सुनवाई होगी। आज जमानत पर फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और मुमकिन है कि आज ही उनकी जमानत याचिका पर फैसला हाईकोर्ट सुना दे। वहीं मनीष सिसोदिया के साथ ही हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मामले में आज सुनवाई करेगा। रांची जमीन घोटाला केस में आज अहम सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले में आज अहम सुनवाई करेगा। रांची जमीन घोटाला केस से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की थी और इसी संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ढेंकनाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी के प्रति लोगों का भारी जन सैलाब और जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिला। ढेंकनाल की जनसभा में उन्होंने ओडिशा की बीजेडी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। साथियों, आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्म मंथन कर रहा है कि इन वर्षों में ओडिशा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है। आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल, जंगल, जमीन है, खनिज संपदा है,
वहां सबसे ज्यादा बेहाली है और इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है। क्यों भाई? इतने समृद्ध उड़ीसा की जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है? मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला? एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है? इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ओडिशा को डीएमएफ के तहत कितने रुपए दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितने रुपए दिए हैं, आप जान करके हैरान हो जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 26,000 करोड़ रुपए, साथियों 26,000 करोड़ रुपए। और ये पैसे ढेंकेनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे, लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।